दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी किस नाम पर मोहर लगाती है? इनमें कई नामों की चर्चा है, लेकिन एक नाम की खूब चर्चा हो रही है, वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार को अपने कैबिनेट का विस्तार भी करना है और निर्मला सीतारमण इस सरकार की बड़ी, आप कह सकते हैं कि मोदी के भरोसेमंद चेहरों में से एक है। इसीलिए तो मोदी ने उनको दोबारा से वित्त मंत्री बनाया। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के एक इंपॉर्टेंट चेहरों में से एक निर्मला सीतारमण, जो हर मुद्दे पर संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार को प्रमुखता से डिफेंड करती हैं। उनके पति परकला प्रभाकर, जी हाँ, उनके पति राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए हैं। ये कैसा दौर है दोस्तों, जिसमें चुनाव आयोग पर ऐसे ऐसे गंभीर सवाल खड़े हुए जो आज से पहले कभी नहीं खड़े हुए। लेकिन दिलचस्प यह है कि वो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं जिनके लिए अमूमन ये उम्मीद की जाती है कि वो सत्ता के करीब रहेंगे, लेकिन ये थ्योरी, ये जो पूरा डेफिनेशन है, सब पर लागू नहीं होती है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर। मैंने अपने चैनल में भी इनकी कई वीडियोस इससे पहले बनाई है। परकला प्रभाकर एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं और बहुत ही प्रमुखता से, बहुत ही शानदार तरीके से सोशल मीडिया में अपनी बातें अमूमन रखते आए हैं। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को परकला प्रभाकर की बात को सुनकर हो रही है, वो ये हो रही है कि ऐसे दिन आ गए इस सरकार के कि निर्मला सीतारमण के पति राहुल गांधी की बात का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, परकला प्रभाकर चुनाव आयोग पर इससे पूर्व में भी कई सवाल खड़े कर चुके हैं। जैसे दिसंबर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर परकला प्रभाकर ने सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, रिडिफ का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है ऑल इज नॉट वेल विद इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिसंबर में ही परकला प्रभाकर ने ये आर्टिकल लिखा था, तब तो राजीव कुमार रिटायर भी नहीं हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा परकला प्रभाकर ने अगस्त 2025 को बाकायदा एक पूरा वीडियो शेयर किया अपने सोशल मीडिया में, जिसमें वो बताते हैं कि 2024 का जो मैंडेट है, 2024 के जो चुनाव के नतीजे हैं, वो चुराए हुए हैं और ये वो अगस्त 9 तारीख को कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के खुलासे के कहीं आसपास, मतलब वो ऑलरेडी ये बात सपोर्ट कर रहे हैं कि 2024 का मैंडेट चुराया हुआ है। यही बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शंस को भी लेकर भी परकला प्रभाकर ने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, एक यूट्यूब चैनल से उन्होंने बात की होगी। और उसमें नवंबर में जब महाराष्ट्र के इलेक्शन कंप्लीट हो गए, तब परकला प्रभाकर ने बताया कि कैसे महाराष्ट्र और झारखंड के जो पोलिंग फिगर्स हैं, वो अपने आप में बहुत सी कहानी कहते हैं। और यहाँ भी वो कहते हैं कि करीब 76 लाख एक्सेस वोट पाए गए महाराष्ट्र में। इसी के आसपास का आंकड़ा राहुल गांधी बता रहे हैं। और लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े, उतने 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अचानक से जादू से कैसे बढ़ गए। और वही आंकड़ा यहाँ पर परकला प्रभाकर नवंबर 2024 में रखते आए। तो आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो नवंबर की बात है, दिसंबर की बात है, तो कुमकुम अब कैसे परकला प्रभाकर ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया? दरअसल इस मामले को लेकर दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर शुरुआत से मुखरता से बहुत टाइम से बोलते आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद तो खूब बोलते आए हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मामला प्रमुखता से राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने सड़क से लेकर संसद तक उठा दिया और अब ये मामला पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मुद्दा बन गया है। अब आप और हम इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कोई सबूत रखे जिसके बारे में कम से कम चर्चा की जा सकती है। इसीलिए परकला प्रभाकर ने अपने पुराने सवालों को एक बार फिर से पोस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे दोस्तों, अगस्त 2025 के ये सवाल है जो कि 12 अगस्त को, यानी कि आज परकला प्रभाकर ने एक और बार फिर से शेयर कर दिए, जो उन्होंने पिछले साल पूछे थे 30 अगस्त को। और दोस्तों, इन सवालों को दोबारा से रिपोस्ट करते हुए परकला प्रभाकर कहते हैं कि अगस्त 2024 में मैंने 12 सवाल चुनाव आयोग के सामने रखे थे। उन 12 सवालों को एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। अब अगस्त 2024 से जो बातें अगर आप देखें परकला प्रभाकर की, वो बोल रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, वो एग्जैक्टली वही बातें जिनके बारे में आप चर्चा हो रही है। जैसे जो सवाल परकला प्रभाकर ने शेयर किया है दोस्तों, व्हाई वर 2 न्यू कमिश्नर्स अपॉइंटेड इन अ नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑफ मई 2023। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी दोस्तों, जिसमें एक प्रक्रिया थी मुख्य चुनाव आयुक्त को चूज करने की। दोस्तों, उसमें सीजीआई की मौजूदगी भी थी, लेकिन सरकार ने उससे इतर सीजीआई को उस पूरे पैनल से हटा दिया। अब क्या है दोस्तों, पीएम चुनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके अलावा उनके एक मंत्री होंगे, तो मतलब पीएम और उनके मंत्री तो अलग बात बोलेंगे नहीं, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इस बार भी जब मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की बात आई थी और राहुल गांधी को बुलाया गया था, तो राहुल गांधी ने अपने विरोध दर्ज कराते हुए लिखित में
राहुल गांधी वहां से उठकर चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों गया, जबकि मेरे विरोध का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप 2 लोग हैं, मेजॉरिटी तो आपकी गिनी जाएगी, जो 2 लोग जिसको वोट देंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बन जाएगा। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी अपने सब जुडिस मामला है, इसको अभी मत इस पर फैसला लीजिए, लेकिन सरकार ने फैसला लिया, तो राहुल गांधी बीच मीटिंग छोड़कर चले गए थे उस वक्त। उसी मुद्दे को यहाँ पर परकला प्रभाकर एक बार फिर से जो पिछले साल उन्होंने बोला था, इस साल लोगों को याद दिला रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सवाल पिछले साल पूछते थे दोस्तों, जो आज के वक्त में मौजूद हो गए, इसलिए मुझे लगा वो भी आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आज के दौर में इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले कोई शख्स इस तरह की बात बोले जो सरकार को जाहिर तौर पर अच्छी ना लगे, ये बहुत कम होता है। जैसे परकला प्रभाकर ने दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, कि तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में, लेकिन वहां एक फेज में चुनाव करवा दिया गया। ओडिशा में 20 सीटें हैं, वहां 4 फेजेस में चुनाव करवाया गया। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, वहां एक फेज में करा दिया गया। क्या चुनाव आयोग इसे एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे फेजेस तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन वो राज्य जहां पर बीजेपी की साख दांव पर थी, जहां बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत था, विपक्ष लगातार ये कह रहा था, जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां बीजेपी स्ट्रांग बनकर उभरी। इसके अलावा ओडिशा में बीजेपी को बहुत उम्मीद थी और उसकी उम्मीद पूरी भी हुई, ओडिशा में बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया। तो ये विपक्ष ने आरोप लगाए थे उस वक्त कि इन राज्यों में चुनाव को लंबा किया गया, इनको कई चरणों में डिवाइड किया गया, ताकि मोदी को अलग अलग रैलियों करने का मौका मिल जाए। ये बात उस वक्त परकला प्रभाकर ने बोली थी। इसके अलावा तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, वहां एक फेज में निपटा दिया गया, जबकि वहां सीटें जो थी वो ओडिशा से ज्यादा थी। इसके अलावा परकला प्रभाकर ने उस वक्त एक और बात बोली थी, जैसे दोस्तों ये सवाल था चुनाव आयोग के वोटिंग प्रतिशत का। देखिए इसमें परकला प्रभाकर ये पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड द ईसीआई, मतलब क्यों चुनाव आयोग जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत है उसकी टाइमिंग लगातार बदल रहा है और उसकी वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बदल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना था लोकसभा चुनाव में, याद होगा आपको। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं हमारे देश में, तो दोस्तों बैलेट पेपर से भी चुनाव हुए हैं, लेकिन 10-10 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए एक चरण की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा आने में, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ, और ये उस वक्त से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे। जैसे इसी को लेकर दोस्तों एक ट्वीट भी किया था परकला प्रभाकर ने, ये मामला भी नवंबर 2024 का। देखिए वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र का मैजिक देखिए, शाम को 5 बजे 20 तारीख को वोटिंग प्रतिशत 58% होता है, और उसी दिन रात को 11 बजे वोटिंग प्रतिशत 65% हो जाता है। मतलब 58 से 65 हो गया। देखिए कितना बड़ा जंप है सिर्फ कुछ घंटे में। दोस्तों इसके बाद बिफोर काउंटिंग, मतलब काउंटिंग से पहले जो वोटिंग का आंकड़ा है वो हो जाता है 66.05%। हमारे देश में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, 1% में तो हार और जीत का अंतर हो जाता है। हरियाणा में केवल 1% से भी कम का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में, और बीजेपी ने सरकार बना ली। और यहाँ पर काउंटिंग से पहले और जो फाइनल आंकड़ा रात को 11 बजे दिया था चुनाव आयोग ने, उसमें ही फर्क आ गया था। इसको लेकर मतलब जो कैलकुलेट किया है परकला प्रभाकर ने, वो 7.83% है। परकला प्रभाकर के हिसाब से ये जो टोटल चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया 7.83%, ये कैसे बढ़ा दिया? ये क्या महाराष्ट्र का मैजिक है? दोस्तों आप परकला प्रभाकर के इन सवालों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अब जब सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अब खुलकर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो चुनाव आयोग को सामने आकर इस मामले में सीधे तौर पर बात करनी ही चाहिए। देश के नागरिकों का सवाल है, देश के नागरिकों के विश्वास का सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।